वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नेम था न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी नए राजा और उसके नए साम्राज्य। उस चैप्टर का सेकंड पार्ट जिसे हम कहेंगे वो है चोल्स के बारे में। ए क्लोजर लुक द चोल्स, यानी चोल साम्राज्य जो था उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था फ्रॉम उरेवर टू तंजावुर, यानी इस टाउन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसने किया। नेक्स्ट टॉपिक था स्प्लेंडेड टेम्पल्स, यानी उस समय के जो बहुत ही मशहूर बहुत ही आलिशान टेम्पल्स थे उनका कंस्ट्रक्शन, उनकी बनावट किस तरीके से हुई, और वहाँ के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स के बारे में, यानी कांसे की जो मूर्तियाँ थी वो किस तरीके की आलिशान मूर्तियाँ थी जो आज भी विश्व में फेमस हैं। उसके अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। चोल्स के अंडर एग्रीकल्चर का कितना डेवलपमेंट था, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, और उन्होंने इरिगेशन की, सिंचाई की कौन सी नई नई टेक्निक्स अपनाई जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर अच्छा हुआ। एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी हुई, क्योंकि उस टाइम में जो इकोनॉमी थी वो मेजरली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होती थी। तो ऑब्वियस बात है जब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, उन्हें ज़्यादा मनी मिलेगा तो उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। उसके बाद जो हम आज पढ़ेंगे वो है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इस एम्पायर का, इस चोल साम्राज्य का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके से इस पर शासन होता था, प्रशासन, राजकाज किस तरीके से होता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन से ही शुरू होता है ये पैराग्राफ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की, राजकाज की प्रक्रिया की बनावट कैसी थी, कैसे संगठित था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर, यानी जो किसानों की बस्तियां होती थी उन्हें उर कहते थे। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। ये जो उर थे, ये किसानों की जो बस्तियां थी, ये प्रॉस्पेरस हो गई, बहुत ही अमीर हो गई, बहुत ही रिच हो गई जब वहाँ अच्छी इरिगेशन वाली एग्रीकल्चर का फैलाव हुआ। क्योंकि इरिगेशन अगर अच्छी होगी, सिंचाई अच्छी होगी तो ऑब्वियस बात है फसल भी अच्छी ही होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो ये इलाके प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। इन गाँव के जो ग्रुप्स होते थे उन्हें नाडू कहते थे। वो एक बड़ी यूनिट होती थी, छोटी यूनिट उर और बड़ी यूनिट नाडू, क्योंकि ये इन गाँव के समूह होते थे। The village council and the Nadu performed several administrative functions, including dispensing justice and collecting tax. अब जो ये विलेज काउंसिल होती थी, ग्राम परिषद और ये नाडू, ये दोनों मिलकर उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को, यानी राजकाज करने के फंक्शंस को देख रेख करते थे। और इसके साथ साथ वो डिस्पेंसिंग जस्टिस, यानी लोगों में जस्टिस, न्याय का वितरण भी करते थे, यानी लोगों को न्याय भी दिलाते थे, लाइक कोर्ट्स की तरह। एंड कलेक्टिंग टैक्स, और टैक्स भी कलेक्ट करते थे, यानी राजकाज का ऑलमोस्ट सभी काम इनके कंट्रोल में था। Rich peasants of the Velala caste exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. सेंटर में हमने पढ़ा है कि चोल गवर्नमेंट का साम्राज्य था, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हमने पढ़े हैं उसी तरीके से ये जो रिच पीजेंट्स थे वेलला कास्ट के, इनका बहुत ज़्यादातर कंट्रोल था नाडू पर। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है, राजकाज का जो फंक्शंस होता था छोटे लेवल पर, उस नाडू पर कंट्रोल किस कास्ट का था, वेलला कास्ट का, जो कि अमीर किसान हुआ करते थे और चोल गवर्नमेंट के अंडर में। The Chol kings gave some rich land honors titles like Muvendavelan, a Velan or peasant serving 3 kings, Ariar, chief, etc. जो चोल के किंग्स होते थे वो कुछ अमीर ज़मींदारों को कुछ टाइटल्स देते थे, सरनेम्स देते थे, जैसे कि मुवेंदवेलन या फिर एरियार। मुवेंदवेलन एक वेलन मीन्स एक किसान, एक बड़ा किसान जो कि 3 किंग्स को सर्व करता हो, यानी 3 किंग्स का काम करता हो। एरियार मीन्स चीफ, यानी प्रमुख, इस तरीके के टाइटल देते थे, मुखिया टाइप। एज मेकर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड एंट्रस्टेड देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। ये सभी टाइटल्स देकर उनको सम्मानित करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और इसके साथ साथ उन्हें सेंटर की इम्पोर्टेंट ऑफिसेस, यानी जो सेंटर गवर्नमेंट थी चोल की, उसमें इम्पोर्टेंट ऑफिस, बड़े ऊंचे ऊंचे जो ओहदे होते थे उन पर इनको अपॉइंट करते थे। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmaday. As a result, a large number of Brahmana settlement emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. हमने ऊपर पढ़ा था लैंड ग्रांट्स के बारे में। जनरली ब्राह्मण्स को दिया जाता था किंग्स के द्वारा जब वो उनसे खुश होते थे, और लैंड ग्रांट्स जो ज़मीन दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय के नाम से जाना जाता था, यानी ब्राह्मण को दी जाने वाली ज़मीन ब्रह्मदेय।
सो वी हैव सीन, हमने देखा है कि ब्राह्मण अक्सर रिसीव करते थे लैंड ग्रांट्स या फिर ब्रह्मदेय। एज अ रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैली, और इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण की बस्तियां कावेरी नदी के आसपास सेटल हो गईं और साउथ इंडिया के कुछ दूसरे हिस्सों में भी। Each Brahmadev was looked after by an assembly और सभा of prominent ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। ये जो ब्रह्मदेव होता था, हर एक ब्रह्मदेव इसकी देख रेख करने के लिए एक सभा होती थी जो कि प्रोमिनेंट यानी बड़े और प्रमुख ब्राह्मण लैंड होल्डर्स उसे देखते थे। यानी हर तरीके के ब्राह्मण होते थे, तो सबको जो ब्रह्मदेव में ज़मीन मिलती थी, इन सभी की एक सभा होती थी और उन्हीं में से जो कोई प्रमुख मुखिया टाइप ब्राह्मण, जो बड़े ज़मींदार ब्राह्मण होते थे, वो इनकी देख रेख करते थे। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशिएंटली, ये जो असेंबलीज होती थी, ये जो सभाएं होती थी, बहुत ही अच्छे ढंग से काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, और उनके जो डिसीजंस होते थे असेंबली की सभा के कामकाज के, वो डिटेल तरीके से इंस्क्रिप्शंस पर, शिलालेखों पर, पत्थर के लेखों पर लिखे होते थे। ऑफन वन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल, अक्सर जो ये शिलालेख होते थे ये मंदिरों की वॉल्स पर ही लिखे जाते थे, पत्थर की जो वॉल्स होती थी मंदिरों की। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नगराम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, जो व्यापारियों का संघ होता था उनमें से एक संघ का नाम फेमस है जैसे नगराम्स, वो भी अक्सर कभी कभी परफॉर्म करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टाउन के, यानी उस शहर के, उस सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव राजकाज के फंक्शंस थे उनमें इनकी भी हिस्सेदारी होती थी। Inscriptions from Uttaramerar in Chingleput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, उसके एक उत्तरामेरर कोई गांव होगा, वहाँ के एक इंस्क्रिप्शंस है, वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है कि सभाएं किस तरीके से काम करती थी। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens and temples. उन सभाओं में अलग अलग कमिटीज़ होती थी, समितियां होती थी कि वो अलग अलग कामों के लिए अपॉइंट की जाती थी, जैसे इरिगेशन वर्क के लिए, सिंचाई के लिए एक अलग कमेटी, गार्डन के लिए, टेम्पल के लिए, मंदिरों के लिए एक अलग कमेटी। जस्ट लाइक अभी हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग कमिटीज़ होती है अलग अलग कामों के लिए, उसी तरीके से उस टाइम में एक छोटा सा इनिशिएटिव था जिसमें अलग अलग कमिटीज़ होती थी अलग अलग कामों के लिए, ग्रास रूट लेवल से ही। Name of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. अब इस कमेटी का मेंबर बनने के लिए मतलब कैसे लोग चुने जाते थे, तो पहला तो ये कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, यानी कौन उसके योग्य है। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन उस कमेटी के मेंबरशिप के लिए अपना नाम दे सकता था। ऐसा कोई इलेक्शन नहीं होता था, लकी ड्रॉ टाइप सिस्टम था, यानी इस कमेटी का जो भी मेंबर बनना चाहता है और वो एलिजिबल है तो उन सभी के नेम को जो पाम लीव्स होती हैं यानी तालपत्र, ताड़ के पेड़ की पत्तियों पर जो लिखा जाता है, उस तरीके की टिकट्स बना करके एक अर्थन पॉट में, एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, उसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता था और किसी छोटे बच्चे से जो इन सभी चीज़ों से अनजान है कहा जाता था कि उसको निकालो वन बाय वन फॉर ईच कमेटी, एक एक करके हर एक कमेटी के लिए। तो इस तरीके से उनका सिलेक्शन होता था। अब हम टाइप्स ऑफ लैंड को देख लेते हैं। चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। चोल के जो कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, वो बताते हैं कि उस समय में बहुत सारी कैटेगरीज होती थी लैंड की, बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, जैसे वेलन वागाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स। वेलन वागाई जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं होते थे, उन किसान मालिकों की ज़मीन होती थी। प्रोप्राइटर्स मीन्स मालिक। ब्रह्मदेय, लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। हमने पढ़ा है ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मण को जो लैंड गिफ्ट में दी जाती थी लैंड ग्रांट्स की फॉर्म में, उसे हम ब्रह्मदेय कहते थे। और सला भोगा, लैंड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। स्कूल का, विद्यालय के रखरखाव, देखभाल के लिए जो लैंड होती थी उसे शला भोगा कहते थे। देवगाना एंड तिरुनामुट्टू कन्नी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। देवगाना और तिरुनामुट्टा कन्नी जो लैंड्स थी वो टेम्पल्स को गिफ्ट की जाने वाली लैंड होती थी। एंड पल्ली छंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। पल्ली छंदम उन ज़मीनों को कहा जाता था जो जैन की संस्थाओं को डोनेट किया जाता था, दान में दिया जाता था। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, जो तमिल इंस्क्रिप्शंस है इस विलेज का, इसका नेम क्या था, उत्तरामेरर
जो चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु का, उसके इंस्क्रिप्शन में इस सभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं होती थी, उसका इसमें डिटेल है। हु कुड बी ए मेंबर ऑफ अ सभा, उस सभा का मेंबर कौन हो सकता था। द उत्तरामेरर इंस्क्रिप्शन लेज डाउन, उत्तरामेरर विलेज का इंस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है। All those who wish to become members of the Sabha should be owners of land from which land revenue is collected. जो भी कोई उस सभा का मेंबर बनना चाहता था, सदस्यता लेना चाहता था, उसके लिए ज़रूरी था कि उसकी कोई अपनी ज़मीन हो, वो किसी ज़मीन का मालिक हो और उस ज़मीन पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता हो, यानी उस ज़मीन पे टैक्स दिया जाता हो, यानी रजिस्टर्ड ज़मीन का। दे शुड हैव देयर ऑन होम्स, ज़रूरी था कि उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, ना ही 35 से कम, ना ही 70 से ज़्यादा। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेदास, वेद्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो धार्मिक हिंदू टेक्स्ट होते हैं, किताबें होती है, उन वेद्स की 4 वेद्स होते हैं, इन सब की उन्हें ज्ञान होना चाहिए। उनका मानना था कि तभी वो अच्छे से राजकाज को संभाल पाएंगे। नेक्स्ट है कि वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, राजकाज के जो मुद्दे हैं, मसले हैं, उनमें उनका अच्छे से एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में ही वो ईमानदार भी होना चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कमेटी का पिछले 3 सालों में, ये ज़रूरी नहीं है कि उसी कमेटी का, किसी भी कमेटी का पिछले 3 सालों में अगर मेंबर है उस सभा से, तो वो किसी दूसरी कमेटी के लिए अपना नाम नहीं दे सकता, अपना मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections. और जो भी किसी ने अपने खाते का लेखा जोखा या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने अपने खाते का लेखा जोखा सबमिट नहीं किया है, तो वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, यानी उस इलेक्शन का हिस्सेदार नहीं हो सकता। ऐसा उनका मानना था कि जो अपने खाते का लेखा जोखा नहीं देना चाह रहा है, वो इतना ऑथेंटिक नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ऐसी उनकी मानसिकता थी। While inscriptions tells us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periyapurnam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. जितने भी inscriptions हैं, ये शिलालेख हैं, इनमें जिक्र किसका होता है, या तो राजाओं का होता है या पावरफुल मेंस का होता है, यानी एक तो मैन, दूसरे ऊपर से जो अमीर लोग होते हैं उनका। देयर इज अ एक्सेप्ट, यहाँ एक हिस्सा लिया गया है एक पेरिया पुराणम नाम के एक तमिल वर्क से, यानी कोई राइटिंग होगी, किसी ने लिखा होगा इसको, जो कि 12th सेंचुरी तमिल वर्क है, जो हमें इन्फॉर्म करेगा, हमें बताएगा कि उस समय में साधारण जो मैन होते थे और वुमेन्स होती थी, औरतें होती थी, आदमी औरत, उनका जीवन किस तरीके से था। On the outskirts of Adanur was a small hamlet of Pulias, studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. आउटस्कर्ट्स ऑफ अदानूर, अदानूर एक विलेज है, उसके आउटस्कर्ट्स में, यानी उस गांव के किनारे में, जो आखिरी छोर होते हैं उस गांव के किनारे की जो इलाके होते हैं, उसमें छोटे छोटे हैमलेट्स है, यानी छोटी छोटी बस्तियां, झुग्गियां टाइप घर थे। ऑफ पुलियाज, पुलियाज एक कास्ट है उनके। स्टडीड विद स्मॉल हट्स, और वो जो इलाके थे वो छोटी छोटी झोपड़ियों से भरे हुए थे, स्टडीड थे। अंडर ओल्ड थैचेस, और उनके ऊपर पुराने थैचेस थे, यानी उन घरों के ऊपर जो छज्जियाँ थी, छाज थे, वो पुराने थे। इनहैबिटेड बाय एग्रेरियन लेबर्स, और उनमें कौन रहते थे, एग्रेरियन लेबर्स थे, यानी खेतीहर मजदूर थे। इंगेज्ड इन मैनुअल ऑक्यूपेशंस, और छोटे काम करने वाले लोग थे। In the thresholds of the hut covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. जो वो द्वार होते थे, गेट होते थे उन हट्स के, उन पर लेदर के, यानी लेदर के स्ट्रिप्स, पट्टियों के जैसे पर्दे लगे होते थे उन घरों के गेटों पर। लिटिल चिकन्स, और छोटे मुर्गे जो मुर्गी होते थे वो ग्रुप्स में, झुंडों में घूमते थे। डार्क चिल्ड्रन हु वर wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies. और जो काले रंग के बच्चे, बेसिकली यहाँ दिखाया गया है पुअर बच्चों को, काले रंग के जो बच्चे होते थे वो काले आयरन का ब्रेसलेट पहनकर उछलते हुए अपने छोटे पप्पियों के साथ, कुत्ते के बच्चों के साथ खेलते रहते थे। In the shade of the Marudu Arjuna trees, a female laborer put her baby to sleep on a sheet of leather. यानी जो मरुदू ट्रीज पेड़ हैं, यानी अर्जुनों के जो पेड़ हैं, उसकी छाँव में जो फीमेल लेबरर है, यानी जो औरत मजदूरनी है, वो अपने बच्चे को सुलाए हुए है शीट ऑफ लेदर पे, यानी चमड़े की एक छोटी सी शीट पर।
देयर वर मैंगो ट्रीज फ्रॉम हुज ब्रांचेस ड्रम्स वर हैंगिंग। जो यहाँ पर आम के पेड़ हैं उनकी शाखाओं में ड्रम्स यानी ढोलक टाइप जो ड्रम्स हैं वो हैंगिंग है, लटके हुए हैं। एंड अंडर द कोकोनट पाम्स इन लिटिल हॉलोज ऑन द ग्राउंड टिनी हेडेड बिचेस ले आफ्टर वेल्पिंग। और जो कोकोनट और पाम्स के ट्रीज़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, उनके नीचे जो हॉलो ग्राउंड है, गड्ढा हुई जो ज़मीन है, उसमें छोटे सिरों वाली जो बिचेस हैं, कुतिया है, वो अपने बच्चों के साथ सोई हुई है उनको मिल्क फीड कराने के बाद। द रेड क्रेस्टेड कॉक्स क्राउंड बिफोर डॉन कॉलिंग द ब्राउनी पोलियार टू देयर डेज वर्क। और जो रेड क्रेस्टेड कॉक्स है यानी लाल और ऊंची कलगियों वाले क्राउन जैसे ताज वाले जो मुर्गे हैं, यानी जो मुर्गे के सिर पर होता है वैसे वाले जो मुर्गे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, यानी वो अपनी वांग दे रहे हैं और पुलियार लेबरों को बुला रहे हैं सुबह होने से पहले कि वो अपने कामों पर जाएं। And by day, under the shade of the kanji tree spread the voice of wavy-haired Pulia women singing as they were husking paddy. और अंडर द शेड ऑफ कांजी ट्री, कांजी के पेड़ की छाँव में वो जो लंबे बालों वाली पुलिया समाज की जो औरतें हैं वो कुछ गा रही हैं, उनकी आवाज़ पूरे में फैल रही है और वो गा रही हैं हस्किंग पैडी यानी धान कूटते हुए वो अपना सिंगिंग कर रही हैं। यानी इस पूरे पैराग्राफ में एक समाज का जीवन दिखाया गया है जो कि गरीबियों के चारों तरफ घिरा हुआ है। इनका रहन सहन भी इतना आलीशान नहीं है और इनके जो काम धंधे हैं ये भी बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, मज़दूरों वाले काम हैं। तो मतलब ये हालत थी उस टाइम में नॉर्मल मैन और वुमेन की, क्योंकि जो पावर थी और जितना भी रिसोर्स था उस पर कंट्रोल होता था या तो किंग का या फिर अमीर और बड़े ज़मींदारों का। चाइना अंडर द तांग डायनेस्टीज़, उस टाइम में लगभग पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो शासन होता था, राजकाज होता था, वो राजाओं के द्वारा होते था, उनके राजवंशों डायनेस्टीज़ के द्वारा होता था। आज हम देखते हैं कि हम अपनी सरकारें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में खुद चुनते हैं और फिर उन्हें अपने ऊपर राज करने का मौका देते हैं और अगर वो हमें सही से काम नहीं करते हुए नज़र आते तो हम उन्हें हटा देते हैं। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था, डायनेस्टीज़ राज करती थी, एक राजवंश उसके बाद दूसरा राजवंश, अगर उसको हरा कर कोई दूसरा आ गया तो कोई नया राजवंश आ जाता, इस तरीके से। तो हम ऐसे ही एक राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तांग डायनेस्टी के बारे में, जो कि चाइना की थी। इन चाइना इन एम्पायर, हाँ नेक्स्ट थिंग ये कि अभी भी कुछ कंट्रीज़ में डायनेस्टीज़ का रूल है, लाइक सऊदी अरेबिया एक एग्जांपल के तौर पर है। In China, an empire was established under the Tang dynasty which remained in power for about 300 years from the 7th to the 10th centuries. चाइना में एक साम्राज्य है जो कि स्थापित हुआ, एस्टैब्लिश हुआ तांग डायनेस्टी के द्वारा और वो पावर में रहा लगभग 300 सालों तक, 7वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक। इट्स कैपिटल शियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। उसकी जो राजधानी शियान थी वो दुनिया की सबसे बड़ी शहरों में से बड़ी सिटी में आती थी। विजिटेड बाय टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस, जापानीज एंड कोरियंस। इस सिटी में, इस शहर में ये इतना मशहूर था कि अलग अलग बड़े बड़े एम्पायर्स लाइक टर्की, ईरान, इंडिया, जापान और कोरिया, इन सभी के लोग यहाँ पर आते जाते थे, इनका आना जाना लगा रहता था। ऑब्वियसली जो जगह ज़्यादा डेवलप होगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा आएंगे जाएंगे, लोगों का अट्रैक्शन होगा उस इलाके से। The Tang Empire was administered by a bureaucracy recruited through an examination which was open to all who wished to appear for it. हम जानते हैं कि हर एम्पायर में, हर साम्राज्य में और हर सरकार को राजकाज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, नौकरशाहों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम अपने इंडिया में यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के थ्रू जो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं। हम एग्जामिनेशन के थ्रू उन्हें सेलेक्ट करते हैं। लेकिन पहले ऐसा था उस समय में विश्व में कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, राजकाज में सहयोग करने वाले, वो राजा अपने करीबी, अपने रिश्तेदार और अपनी मनपसंद से चुनते थे, जो मतलब वंशानुगत उनकी पोस्ट होती थी, यानी अगर उनका बाप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया तो उसका बेटा भी काम करेगा, इस तरीके से होता था। लेकिन चाइना में क्या था, उसी समय से जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो एग्जामिनेशन के थ्रू चुने जाते थे, यानी उनका एग्जामिनेशन होता था, जो भी उस एग्जामिनेशन में बैठना चाहता था बैठता था और जो सिलेक्ट करता था वो बन जाता था। यानी एक फेयर सिस्टम था, एक जस्टिफाइड सिस्टम था जिसमें कोई बड़ा और कोई छोटा ओहदे की वजह से नहीं, अपने टैलेंट की वजह से होता था। दिस सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल्स रिमेन्ड इन प्लेस विद सम चेंजेस टिल 911। यानी जो ये सिस्टम है ऑफिशियल्स का, इन ऑफिसर्स का चुनने का, वो 1911 तक लगभग सेम ही रहा, कुछ बदलावों के साथ। उसके बाद इस सिस्टम में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ बदलाव ज़्यादा बड़े हैं। सो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।